गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास अनिवार्य हिंदी में आज हमारा गद्य खंड का पाठ होगा 12वां, मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम विद्वान और एक तरह से कहें प्रसिद्ध लेखक सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित एक भावात्मक निबंध है, जिसमें मेहनतकश लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। श्रम करने वालों के प्रति, मेहनत करने वालों के प्रति सम्मान और स्नेह का भाव व्यक्त करने की प्रेरणा दी है। एक बहुत ही मार्मिक निबंध है, एक भावुक निबंध है, एक प्रेरक निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का। तो सर्वप्रथम हम लेखक परिचय जानेंगे। द्विवेदी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने इतिवृत्त को लेकर, जब लेखन हो रहा था, भाषा सुधर रही थी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में जो श्रेष्ठ निबंधकारों में से एक सरदार पूर्ण सिंह हैं। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 1881 ईस्वी में और निधन 1931 ईस्वी में हुआ। साहित्यिक परिचय में हम 3 बिंदुओं का उल्लेख करेंगे और वो 3 बिंदु हैं साहित्यिक परिचय में। पहला साहित्यिक परिचय, दूसरा रचनाएं और अंत में निष्कर्ष रूप में हम लिखेंगे। तो ये हम सर्वप्रथम लेखक परिचय में पहला बिंदु साहित्यिक परिचय का करते हैं। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म सन 1881 ईस्वी में हुआ। ये शिक्षक होने के कारण हिंदी जगत में अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी गणना हिंदी के मूर्धन्य यानी शीर्ष निबंधकारों में की जाती है। सरदार पूर्ण सिंह की मातृभाषा पंजाबी थी तथा उन्हें भारत की राष्ट्रभाषा से अत्यधिक लगाव होने के कारण आपने हिंदी भाषा में निबंधों की रचना की। ये बहुत ही गर्व और गौरव की बात है कि सरदार पूर्ण सिंह की मातृभाषा पंजाबी होते हुए भी राष्ट्रभाषा के प्रति उनका अत्यधिक लगाव था और जिसके कारण उन्होंने हिंदी भाषा में निबंधों की रचना की। ये भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक एवं संत प्रकृति के व्यक्ति थे। इन्होंने श्रम एवं सदाचार पर आधारित नवीन समाज की कल्पना की। इन्होंने एक श्रम आधारित समाज हो, एक मेहनत का समाज हो और जिसमें सद्व्यवहार और शुद्ध आचरण हो, ऐसे समाज की कल्पना करने वाले, ऐसे नवीन समाज की कल्पना करने वाले सरदार पूर्ण सिंह हैं। इन पर पश्चिमी जो दार्शनिक हैं, भाववादी दार्शनिक थे, रस्किन हैं और आपके बोस्टन हैं, उनका ज़्यादा प्रभाव है। इनकी विचारधारा रामतीर्थ एवं विवेकानंद से प्रभावित रही है। इनका साहित्य कम होते हुए भी साहित्य बहुत कम लिखा है। मात्र 6 निबंध लिखकर हिंदी जगत में प्रसिद्धि पाने वाले एकमात्र लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं। इनका साहित्य कम होते हुए भी महत्वपूर्ण है। इन्होंने श्रम, मेहनत, सदाचार, अच्छा आचरण, प्रेम, मानवीय प्रेम, समानता का भाव एवं आत्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति पर लेखन किया है। इनके निबंधों में विचारों और भावों को अनूठे ढंग से मिश्रित करने वाली एक नई शैली मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि इनके निबंधों में विचारों और भावों को अनूठे ढंग से मिश्रित करने वाली एक नई शैली मिलती है। शैली का अर्थ है कहने का ढंग। रचनाएं देखिए, मात्र 6 निबंध लिखकर हिंदी साहित्य में विशेष स्थान पाने वाले एकमात्र साहित्यकार। देखो, इन्होंने थोक के भाव से साहित्य नहीं लिखा, कम लिखा, मात्र 6 निबंध ही लिखे और 6 निबंध लिखकर ही हिंदी जगत में विशेष स्थान इन्हें मिला। इनके 6 निबंध इस प्रकार हैं। पहला है सच्ची वीरता, दूसरा निबंध इनका कन्यादान, तीसरा पवित्रता,
चौथा आचरण की सभ्यता और पांचवा निबंध जो श्रम करने वाले, मेहनत करने वालों के प्रति सहानुभूति और मेहनत करने वालों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव व्यक्त करने की प्रेरणा देता है और हमारी पाठ्य पुस्तक में है, वह है मजदूरी और प्रेम। और चौथा है अमेरिका का मस्त जोगी वाल्ट व्हिटमैन। इनके निबंधों में सूक्तियों का प्रयोग भी हुआ है। इनके निबंध सूक्तियों के रूप में, कथनों के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे वीरों के बनाने के कारखाने नहीं होते, वीर कारखाने में नहीं बनते, वीर तो संघर्षों से बनते हैं, वीर साहस से बनते हैं। आचरण का रेडियम यानी चमक तो अपनी श्रेष्ठता से चमकता है, यानी आचरण जो श्रेष्ठ होगा वह अपने आप ही चमक जाएगा। इनके निबंधों की शैली काव्यात्मक, भाषात्मक व अलंकारिक है तथा निबंधों में उदाहरण, दृष्टांत व उद्बोधन शक्ति अत्यंत प्रभावशाली है। इन्होंने बहुत ही उदाहरण दिए हैं और बहुत ही दृष्टांतप्रक शैली में इन्होंने निबंध लिखे हैं। हिंदी साहित्य में आज भी इनका स्थान सर्वोपरि है। तो इस प्रकार से हमने सरदार पूरण सिंह का लेखक परिचय जाना, उसमें सर्वप्रथम साहित्यिक परिचय, रचनाएं और अंत में एक निष्कर्ष रूप में 4-5 लाइने पैराग्राफ में लिखे। प्यारे विद्यार्थियों, कवि परिचय और लेखक परिचय दोनों में से आपको एक याद करना है। पूरे कवि परिचय याद कर लो तो लेखक परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि कवियों में से एक का कवि परिचय पूछा जाता है और अथवा में लेखक परिचय आता है। तो जो आपको अच्छा लगे उसी हिसाब से आप याद कीजिए। अब अगला है व्याख्या खंड, और व्याख्या खंड में पहला, सर्वप्रथम आप पूरी पाठ्य पुस्तक पढ़िए, पूरे लेसन को पढ़िए, मजदूर और प्रेम को। जैसे बाजार दर्शन को आपने पढ़ा, जैसे भय को पढ़ा, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में पूरा निबंध पढ़ना है। और उसमें जो महत्वपूर्ण गद्यांश आए हैं, जिन गद्यांशों से प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, जिन गद्यांशों की व्याख्या आती है, उनको हमने यहाँ बिल्कुल उनकी व्याख्या करने का पूरा प्रयास किया है। देखिए, अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। मजदूर और प्रेम में सबसे पहले किसान का जीवन, गडरी का जीवन, मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और फकीरी, इन बिंदुओं पर विचार है। तो सबसे पहले देखिए, अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक तरह का मौन जीवन है। विद्या यह नहीं पढ़ा, जप और तप यह नहीं करता, संध्या वंदना आदि इसे नहीं आते, ज्ञान दान का इसे पता नहीं, मस्जिद गिरजा मंदिर से इसे सरोकार कहते हैं मतलब नहीं, केवल साग सब्जी पत्ते खाकर ही है अपनी भूख का निवारण कर लेता है। ठंडे चश्मे का अर्थ है झरने, और बहती हुई नदियों के शीतल जल से वह अपनी प्यास बुझा लेता है। अब इसमें हम प्रसंग क्या करेंगे, देखिए प्रसंग एक जैसा ही है सभी गद्यांशों का। भय निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल में भी हमने सबका एक प्रसंग लिखवाया था, और उसी को आप कंठस्थ याद कर लीजिए। ऐसे ही हमने बाजार दर्शन में और ऐसे ही मजदूर और प्रेम लिखवा रहे हैं। उपयुक्त गद्यांश हिंदी साहित्य के विद्वान प्रसिद्ध निबंधकार सरदार पूरण सिंह के मार्मिक एवं प्रेरक निबंध मजदूरी और प्रेम से अवतरित है। इस गद्यांश में मेहनत कशों यानी मेहनत करने वाले, श्रम करने वाले किसान एवं श्रमिकों आदि के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। देखिए, इसमें किसान के प्रति सहानुभूति है, तो वो भी श्रमिकों के या मेहनत कश है, तो ये कॉमन सा हो गया। अब इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या आपकी सहज सरल शब्दों में होनी चाहिए। आपको कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। बिल्कुल गद्यांश में जो भाव व्यक्त किए गए हैं, जो विचार व्यक्त किए गए, उनको सरल शब्दों में लिखिए। भारतीय संस्कृति के अन्य उपासक एवं संत प्रवृत्ति के व्यक्तित्व के धनी पूरण सिंह किसान के
पूरण सिंह ने किसान के जीवन में समाई विशेषताओं का वर्णन करते हुए बतलाया है कि किसान अपने खेतों में शारीरिक मेहनत करके अन्न पैदा करता है। किसान अपने खेतों में शारीरिक मेहनत करता है और शारीरिक मेहनत करने के बाद अन्न पैदा करता है। इस अन्न से ही दूसरों को जीवन देने में अपने निस्वार्थ उत्तरदायित्व का वहन करता है। इस कार्य के कारण ही ब्रह्मा के समान बतलाया गया है। किसान को ब्रह्मा कहा है और ब्रह्मा इसलिए कहा है कि वो शारीरिक मेहनत करके अन्न पैदा करता है। इस अन्न से दूसरों को जीवन देता है और जीवन देने में उसका कोई स्वार्थ नहीं है। ये अपना उत्तरदायित्व निस्वार्थ भाव से पूरा करता है। जैसे कि सृष्टि का जीवन देने में, सृष्टि को रचने में ब्रह्मा जी निस्वार्थ उत्तरदायित्व निभाते हैं, ठीक वैसे ही तो किसान करता है। अतः किसान ब्रह्मा है। इस कार्य के कारण ही ब्रह्मा के समान बतलाया है। वह रात दिन अपने खेतों में कठिन परिश्रम करता है। इसलिए खेत उसके लिए सूर्य प्रेम का केंद्र है, क्योंकि वह अपने खेतों के प्रति पूरी तरह समर्पित है। खेतों के प्रति उससे पूरी तरह समर्पित है और ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। लहलाते फसल, पत्ते पत्ते में उसका जीवन घूमता है, क्योंकि उसका जीवन खेतों के प्रति समर्पित है, सूर्य प्रेम का केंद्र है। खेतों में मेहनत करते हुए इस आस्था को व्यक्त करता है कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। किसान का अपने खेतों और उसके जुड़े कारकों से अभिन्न संबंध होता है। खेतों के साथ जो उसके साथ जुड़े हुए कारक हैं, उसकी लहलाती फसल है, उसके फल फूल पत्ते हैं, उसके पशु हैं, ये खेती कारक हैं। इनसे उसका अभिन्न संबंध है, यानी अलग नहीं हो सकता। उसके खेतों में लहलाती हुई फसल उसके श्रम या मेहनत के फल की द्योतक है, प्रतीक है। इस दृष्टि से उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में और फल फल में फैला हुआ रहता है। वह उनको देखकर बहुत ही आनंदित होता है। अब पैराग्राफ हम बदलेंगे। ये व्याख्या में पैराग्राफ बदल कर लिखिए, क्योंकि आपका लेखन प्रभावशाली है। लेखक ने किसान के जीवन की तुलना वृक्षों से करते हुए स्पष्ट करना चाहा है कि उसका जीवन वृक्षों की तरह मौन और दूसरों को सुख देने वाला होता है। वृक्ष का जीवन बहुत ही मौन होता है और दूसरों को सुख देने वाला होता है। वृक्ष केवल दूसरों का हित ही चाहता है। वृक्ष हमें फल फूल मेवा देते हैं, शीतल छाया देते हैं, लेकिन कभी भी वो ये नहीं कहते कि हे मनुष्य, मैंने तेरे को इतना कुछ दिया, क्या तू मेरा ऋण उतारेगा, क्योंकि उसका जीवन मौन है। ऐसे ही किसान का जीवन भी वृक्ष की तरह मौन और दूसरों को सुख देने वाला होता है। वह खुले आकाश में अपना निरोगी जीवन जीता है, खुले आकाश में स्वस्थ जीवन जीता है, क्योंकि वह प्रकृति का जवान साधु है। वह अपने कर्म में निरत, कर्म में पूरी तरह लीन होकर सीधा साधा जीवन यापित करता है। उसका विद्या ज्ञान से कोई सरोकार मतलब नहीं है, क्योंकि उसने उसका अध्ययन ही नहीं किया। जप तप संध्या वंदना आदि से उसका कोई मतलब नहीं होता। गिरजा मस्जिद और मंदिर से उसका कोई लेना देना नहीं होता। गिरजा मंदिर मस्जिद से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वह अपने खेतों में मेहनत करके कर्म रूपी उपासना, वह किस प्रकार की उपासना करता है? कर्म को ही पूजा मानता है। कर्म ही उसका ईश्वरीय प्रेम है, कर्म ही उसका ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। कर्म रूपी उपासना करता है, उसका जीवन सादगी और सच्चाई से पूरित होता है। वह साग पात खाकर अपना पेट भर लेता है और बहते हुए स्रोतों यानी झरनों और नदियों का ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता है। उसके जीवन में इस प्रकार सर्वत्र संतोष की छाया दिखलाई पड़ती है। तो आपने इस गद्यांश को पढ़ा और किसान के जीवन में जो समाई विशेषताएं हैं उनको भी इसमें रेखांकित किया। साथ में ही किसान की मेहनत के प्रति आदर और क्या कहें उसको, एक तरह से सम्मान देने की प्रेरणा दी गई है। अब विशेष में देखिए, गद्यांश की भाषा सरल, व्यावहारिक, भावपूर्ण
एवं काव्यात्मक है, शैली भावात्मक एवं सजीव है। इस गद्यांश के भाव में गहनता एवं मौलिकता है। तो ये हमारे 3 जो बिंदु हैं वो आपने देखे। इसमें के भाव में तीसरा विषय देखिए, इस गद्यांश के भाव में गहनता इस गद्यांश के भाव में गहनता एवं मौलिकता है। चौथा विशेष, इसमें श्रम के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान की प्रेरणा दी है। 5वां विशेष देखिए, इस गद्यांश में कर्म ही पूजा है और संतोष सबसे बड़ा धन है। इस कथन को किसानों के संदर्भ में या किसानों के संबंध में वर्णित किया है, उसे खरा उतारा है। दूसरा देखिए गद्यांश, जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ, मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। जब मुझे किसी फ़कीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमरी कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए गऊं का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने वाला और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। इसमें प्रसंग देखिए, उपर्युक्त गद्यांश हिंदी साहित्य के विद्वान प्रसिद्ध निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह के मार्मिक एवं प्रेरक निबंध मजदूरी और प्रेम से अवतरित है। इस गद्यांश में मेहनत कशों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। व्याख्या, श्रमनिष्ठ और कर्मनिष्ठ होने की प्रेरणा देने वाले सरदार पूर्ण सिंह यानी मेहनतकश बनिए और कर्म के प्रति समर्पित रहिए। किसान को बिना मुकुट धारण किए गोपाल कृष्ण के रूप में देखता है। गोपाल कृष्ण गायों का पालन करते थे, किसान भी गायों का पालन करता है और वह भी गोपाल की तरह दिखाई देता है। क्योंकि गोपाल कृष्ण ने गायों का पालन किया तो किसान भी गायों का पालक है, गोपालक है। ये सच है कि जिस प्रकार से एक पोते पोतियों का असली घर दादा दादी के बीच में होता है, वैसे ही एक गाय का असली घर किसान का घर होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज गायों को गौशाला में धकेला जा रहा है और संयुक्त परिवार प्रणाली विगठित होकर एकल परिवार प्रणाली में बढ़ती जा रही है और दादा दादियों से दूर होते जा रहे हैं। कितनी मार्मिक बात है इसमें। इस कारण लेखक के मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा का जागरण होता है और उसका सिर अनायास ही उनके प्रति झुक जाता है। लेखक एक गरीब किसान को फकीर के रूप में देखता है। उस फकीर के पास फकीरी के अलावा यानी ईश्वरीय उपासना के अलावा और कुछ नहीं है। ईश्वरीय उपासना श्रम ही पूजा है। वह खेती से जुड़े हुए जितने भी कारक हैं उनको अपने से अभिन्न नहीं मानता, उन्हीं कर्म के प्रति समर्पित रहता है क्योंकि वो सच्ची ईश्वर की उपासना करता है। वह ये आस्था व्यक्त करता है कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, इसलिए उसे फकीरी कहा है और कुछ नहीं है। वह नंगे सिर, नंगे पैर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर डाले हुए और अपने हाथ में एक लाठी लिए हुए उसे देखकर आभासित होता है कि वह गऊं का मित्र, बैलों का साथी, जो हमेशा उन्हीं के साथ अपनत्व भाव से पूरित होकर अपना जीवन जीता है। पक्षियों की गुप्त बातों का ज्ञाता है। पक्षियों की रहस्यमयी जो बातें हैं उनको जानने वाला किसान है। उसके द्वारा पैदा किए गए अनाज पर ही पक्षी अपना जीवन धारण करते हैं। उसके द्वारा लगाए गए वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं। किसान बड़े से बड़े और शक्तिशाली महाराजाओं का भी अन्नदाता है क्योंकि उसके द्वारा पैदा किए गए अनाज से ही शक्तिशाली महाराजा अपना जीवन धारण करते हैं और उसी पर आश्रित रहते हैं।
अतः बादशाहों को ताज धारण कराने वाला और सिंहासन पर बैठाने वाला है। इसके साथ ही वह भूखे और नंगों की रक्षा करने वाला, समाज का पालक और खेतों का स्वामी है। ये किसान के जीवन में समाई हुई जो विशेषताएं हैं, उसका जो त्यागमय जीवन है, उसका जो श्रम साध्य जीवन है, उसका जो श्रमनिष्ठ जीवन है, उसके प्रति सच्चा आदर और सच्चा सम्मान प्रकट करने की प्रेरणा इस गद्यांश में है। तो इसके विशेष वही रहेंगे यथावत। इस गद्यांश की भाषा सरल, व्यवहारिक, भावपूर्ण एवं काव्यात्मक है। शैली भावात्मक एवं सजीव है। इस गद्यांश के भावों में गहनता और मौलिकता है। इसमें श्रम के प्रति श्रद्धा और सम्मान की प्रेरणा दी गई है। इस गद्यांश में किसान के प्रति अपार श्रद्धा प्रकट करते हुए उसे जगत का पालनकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो यथार्थ बोधक है। तीसरा प्रश्न आप ध्यानपूर्वक, तीसरा गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़िए और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद इस गद्यांश की व्याख्या देखिए कि उपयुक्त गद्यांश हिंदी साहित्य के विद्वान प्रसिद्ध निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह के मार्मिक एवं प्रेरक निबंध मजदूरी और प्रेम से अवतरित है। इस गद्यांश में मेहनत कशों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। श्रमनिष्ठ और कर्मनिष्ठ की प्रेरणा देने वाले सरदार पूर्ण सिंह मजदूर की मजदूरी का उल्लेख करते हुए बताते हैं या बतलाया है कि मजदूर कठिन परिश्रम दिन भर करता है। उसका कार्य केवल कठिन परिश्रम करने का प्रतीक नहीं होता, बल्कि वह सृजन का द्योतक होता है, प्रतीक होता है। ऐसी स्थिति में हम उसे कभी भी उसके परिश्रम या मेहनत के अनुकूल मजदूरी नहीं दे पाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके यहाँ किसी व्यक्ति ने दिन भर परिश्रम करके आपका कार्य पूरा किया, शाम को वह अपना काम पूरा करके घर जाने लगा, तब आपने उसके हाथ पर 4 आने पैसे रखकर कहा, ये लो आप अपनी मजदूरी। इस प्रकार से धन देना मजदूरी चुकाना नहीं है। मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता है, इस मार्मिक कथ्य को सरदार पूर्ण सिंह ने बड़ी भावुकता के साथ और बड़ी प्रेरणा के साथ स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार से धन देना मजदूरी चुकाना नहीं है, क्योंकि दिन भर आपके निर्देशानुसार कार्य करके उसने अपने हाथ, पैर, सिर, आंखें आदि सभी शारीरिक अंग आपको अर्पित कर दिए हैं। इस अर्पण का मूल्य पैसे देकर चुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो पैसे आपके द्वारा दिए गए और जिन अवयवों के माध्यम से उसने काम किया, वे तो ईश्वरीय पदार्थ हैं। आपने जो भी सोने, चांदी या धातु के टुकड़े दिए, वो सब पृथ्वी से प्राप्त हैं, ईश्वर प्रदत्त हैं। और जो उसने भी आपके काम करने में हाथ, पैर, कान, नाक सब समर्पित कर दिए, वो भी ईश्वरीय पदार्थ थे। इस स्थिति में ईश्वरीय पदार्थों के द्वारा ईश्वरीय देन को भुगतान किया जाना मजदूरी को चुकता करना नहीं कहलाएगा। मजदूरी का ऋण तो केवल प्रेम सेवा द्वारा ही सच्चे अर्थों में चुकाया जा सकता है, धन या अन्य के माध्यम से नहीं। यानी सच्ची मजदूरी का भुगतान परिश्रम करने वालों के प्रति सदैव श्रद्धा और सम्मान बनाए रखने से ही चुकता होता है। अब देखिए, इस गद्यांश की भाषा सरल, विशेष में व्यवहारिक, भावपूर्ण एवं काव्यात्मक है। शैली भावात्मक एवं सजीव है। इस गद्यांश के भाव में गहनता और मौलिकता है। इसमें श्रम के प्रति श्रद्धा और सम्मान की प्रेरणा दी है। इस गद्यांश में मजदूरी को धन के माध्यम से नहीं, प्रेम सेवा के माध्यम से चुकाया जा सकता है। एक गहन चिंतन का द्योतक है, प्रतीक है। और इसके बाद हमने एक तरह से इसको पूरा कर लिया है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम दूसरा करेंगे। ओके, बाय।